क्या है कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी के लिए? क्या है कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी के लिए? 3 कंडीशन है। पहला, देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट, द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय द एसएससी, सच ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब एग्जम्पशन भी होती है कैपिटल गेन के अंदर ना, एग्जम्पशन भी है। जो वो एग्जम्पशन की बात करता है सेक्शन 54 से लेके सेक्शन 54 GB। सेक्शन 54 जो है पूरा एग्जम्पशन की बात करता है। कैपिटल गेन के अंदर हमें एग्जम्पशन मिलती हैं, और एग्जम्पशन कौन से सेक्शन के अंदर मिलती है? सेक्शन 54 के अंदर। सेक्शन 54 के अंदर हमें एग्जम्पशन मिलती है। सेक्शन 54 के अंदर हमें एग्जम्पशन मिलती है। आगे बढ़ते हैं, चार्जेबिलिटी की बात करते हैं। चार्जेबिलिटी सेक्शन 45 से लेके 55A तक जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, डील करता है कैपिटल गेन के बारे में। सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 55 तक बात करता है कैपिटल गेन के बारे में। लेकिन जो सेक्शन 45 है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये टैक्सेबिलिटी, ये चार्जेबिलिटी की बात करता है। ये चार्जेबिलिटी की बात करता है। अब चार्जेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए भाई? कैपिटल गेन जब लगेगा, दार यहाँ से पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऊपर बेशक चाहे कहानी लिखी हुई है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ क्या कह रहा है यहाँ पर? ये कह रहा है द रेक्विजिट्स ऑफ अ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1R। मतलब क्या क्या जरूरी होना चाहिए जब हम एक कैपिटल एसेट्स के ऊपर, कैपिटल गेन के ऊपर, है ना, इनकम टैक्स लगाएंगे, तो क्या क्या सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए? पहले, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर मस्ट टेक प्लेस इन द प्रीवियस ईयर, देयर मस्ट बी अ गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, सच कैपिटल गेन शुड नॉट बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन। जो ये कैपिटल गेन है एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 54B। ये 54 से लेके सेक्शन 54 GB में एग्जम्पशन है, इसमें एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। ये टैक्सेबल होना चाहिए, ये पूरी टैक्सेबल होना चाहिए। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो आप सेक्शन 45 के अंदर चार्जेबल हो जाओगे फॉर दी टैक्स ऑन द कैपिटल गेन। सेक्शन 45 के अंदर चार्जेबल हो जाओगे किस चीज़ के लिए? फॉर दी टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन जो हमने पढ़ी चार्ट फॉर्म के अंदर हम बात करते हैं, जो कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी है सेक्शन 55 के अंदर, उसके लिए कंडीशन क्या है? कैपिटल एसेट होनी चाहिए। कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन हमें दे रखी है सेक्शन 2(14) के अंदर दे रखी है। अब 2 तरह की कैपिटल एसेट होती हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। और फिर उसमें हम बात करेंगे रीज़न की। रीज़न क्या होता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का? इसके लिए हमें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कैपिटल एसेट्स के बारे में। एक तो हमारा जो कंसेप्ट हो गया कैपिटल एसेट का, हमें कैपिटल एसेट का पूरा अच्छे से पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे कैपिटल एसेट की ट्रांसफर होनी चाहिए। ट्रांसफर होता क्या है? डेफिनेशन क्या है ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या है वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 2(47) के अंदर। अब तीसरा पॉइंट है ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। व्हेन टू से ट्रांसफर गेट कंप्लीट टू बिकम इफेक्टिव। अब ये भी बात करेंगे कब हम कहेंगे कि जो ये ट्रांसफर है ये कंप्लीट हो चुका है और ये इफेक्टिव है, किन किन सिचुएशन में कहेंगे। प्रॉफिट गेन अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। आपको गेन होना चाहिए, अगर आप टैक्सेबल होना चाहते हो तो आपको गेन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको कहते हैं LTCG STCG, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेक्शन 48 में बात करेंगे इसके अंदर ये होता क्या है, कंप्यूट कैसे करते हैं कैपिटल गेन को।
और लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट एंड गेन, जो प्रॉफिट हुआ आपको या गेन हुआ जो भी वटएवर, एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। सेक्शन 44 से लेके सेक्शन 50, सेक्शन 54 से लेके सेक्शन 54 GB, इसमें एग्जम्पशन नहीं होनी चाहिए, एग्जम्पशन नहीं होनी चाहिए। वो भी हम पढ़ेंगे कि किन किन सिचुएशनों में हमें एग्जम्पशन मिलती है। तो ये कंसेप्ट हमें पहले पता करने हैं, कैपिटल गेन क्या होता है, ट्रांसफरेबिलिटी क्या होती है, किन किन सिचुएशनों में ट्रांसफ़र इफेक्टिव होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, एग्जम्पशन क्या होती है। जब हमें इन सारी चीज़ों का पता चल जाएगा तब हम कहेंगे कि भाई हम किस तरह से कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट हमारे पास आता है कैपिटल एसेट, सेक्शन 2 क्लोज 14 के अंदर। सेक्शन 2 क्लोज 14 के अंदर बात करते हैं कैपिटल एसेट की। अब कैपिटल एसेट होता क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, फिक्स एसेट, सर्कुलेटिंग एसेट, मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, वेदर कंसर्न विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो होगी उसको कैपिटल एसेट का नाम दिया गया है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, फिक्स, सर्कुलेटिंग, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, चाहे बिजनेस से कंसर्न हो या प्रोफेशन से कंसर्न हो, वट जो भी है उसको हम कहेंगे कैपिटल एसेट। दूसरा, कैपिटल एसेट्स के अंदर होता है सिक्योरिटी बाय द फाइनेंशियल फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सॉरी, any security held by foreign institutional investor which has invested in such security as per SEBI Act 1992। भाई वो भी किस में आता है? कैपिटल एसेट के अंदर आता है। कोई भी सिक्योरिटी जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने हेल्ड कर रखी है अंडर दी सेबी एक्ट 1992 में, वो भी किस में आता है? कैपिटल एसेट्स के अंदर आता है। एनी यूनिट लिंक्ड ULIP, ULIP की फुल फॉर्म है यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। कोई भी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है टू विच एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D डज नॉट अप्लाई, जिस पे एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होती, तो वो भी किस में आता है? कैपिटल एसेट्स के अंदर आता है। कैपिटल एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है हर तरह की एसेट्स, फिक्स एसेट्स हो, सर्कुलेटिंग एसेट्स हो, मूवेबल एसेट्स हो, इमूवेबल एसेट्स हो, टेंजिबल, इंटेंजिबल, यूनिट्स, कोई भी सिक्योरिटी अगर किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने हेल्ड कर रखी है ना, एज पर दी सिक्योरिटी एज पर दी सेबी एक्ट 1992, या कोई भी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि एग्जम्प्ट नहीं है सेक्शन 10 क्लोज 10D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, वो भी क्या है? कैपिटल गेन में ही आएगा। और क्या क्या इंक्लूड होगा इसके अंदर? एनी राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, कोई भी राइट हो, कोई भी राइट ऑफ मैनेजमेंट या कोई भी कंट्रोल, वो भी कैपिटल एसेट्स के अंदर आएगा। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, कोई भी ज्वेलरी हो गया, कोई भी ड्राइंग हो गया, कोई भी पेंटिंग हो गई, कोई भी स्कल्पचर हो गया, कोई भी वर्क ऑफ आर्ट हो गया, कोई भी आर्कोलॉजिकल कलेक्शन हो गया, वो भी किस में आएगा? कैपिटल एसेट्स के अंदर आएगा, कैपिटल एसेट्स के अंदर आएगा। बट क्या क्या कैपिटल एसेट्स के अंदर नहीं आएगा वो बात कर लेते हैं। क्या क्या कैपिटल एसेट्स के अंदर नहीं आएगा वो बात कर लेते हैं। कैपिटल एसेट्स के अंदर सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता। कोई भी कंज्यूमेबल स्टोर या कोई भी रॉ मटेरियल बिजनेस और प्रोफेशन के लिए अगर यूज़ कर रहे हो आप, वो नहीं आता, वो पीजीबीबी में चला जाता है, कैपिटल एसेट्स के अंदर नहीं आता वो। कोई भी स्टॉक इन ट्रेड, कोई भी कंज्यूमेबल स्टोर, कोई भी रॉ मटेरियल जो कि आपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए हेल्ड कर रखा है, वो किस में नहीं आता? कैपिटल एसेट में नहीं आता। पर्सनल इफेक्ट्स जैसे आपका अपीयरेंस है, फर्नीचर है, वेयरिंग अपैरल्स, फर्नीचर, ये भी किस में नहीं आते? आपके जो पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें हैं, कैपिटल एसेट नहीं है। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स, कोई भी मूवेबल एसेट्स जो आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, वो भी किस में नहीं आता? कैपिटल एसेट में नहीं आता। एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया, वो भी नहीं आता।
गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशू अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 एंड 2019 हैज नोटिफाइड बाय द सीजी। और लास्ट में स्पेशल बियरर बॉन्ड, ये सारे किस में नहीं आते, ये कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आते। दिस आर नॉट इंक्लूड इन द कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आप अच्छे से पढ़ना, समझ आ जाएगी। रूरल एरिया क्या होता है बात करते हैं। हमने एग्रीकल्चर लैंड के केस में भी पढ़ा, जब हम एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड में हम पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था कि रूरल एरिया होता क्या है। इट रेफर टू आउटसाइड द जुरिडिक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी कंटेनमेंट बोर्ड हैविंग पॉपुलेशन मोर देन इक्वल टू 10,000 एंड ऑल्सो डज नॉट फॉल विद इन बिलो। मतलब कोई भी ऐसा एरिया जो किसकी जुरिडिक्शन से बाहर है, किसी म्युनिसिपैलिटी की, किसी कंटेनमेंट बोर्ड की, जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, वो किस में नहीं आता, रूरल एरिया में नहीं आता। अब और कौन कौन से, अगर आपकी लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी या कंट्रोलमेंट से 2 किलोमीटर तक की है ना, बट पॉपुलेशन जो है कहाँ से 10,000 से लेके 1 लाख तक की पॉपुलेशन अगर आपकी है तो वो रूरल एरिया बोलेंगे। अगर आपकी पॉपुलेशन 1 लाख से लेके 10 लाख तक है तो आउटसाइड द लिमिट ऑफ 2 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर तक की लिमिट तक का ये किसमें कवर होता है, इसकी आउटसाइड लिमिट से कवर होता है। अगर इसमें फॉल करता है तो वो, अगर इस लिमिट के अंदर फॉल करता है तो वो म्युनिसिपैलिटी या उसमें अर्बन एरिया में आता है। अगर इस लिमिट से ऊपर फॉल करता है तो वो किस में आता है, रूरल एरिया में आता है। अगर आपकी किसी एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से लेके 1 लाख तक की है और आप 2 किलोमीटर से ज़्यादा के दायरे में हो म्युनिसिपैलिटी के, तो आप रूरल एरिया में आते हो। अगर आपकी पॉपुलेशन 1 लाख से लेके 10 लाख तक की है और आप 6 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में आते हो, है ना, 6 किलोमीटर से ऊपर के एरिया में आते हो, तो फिर आप रूरल एरिया में हो। और अगर आपकी जो पॉपुलेशन है 10 लाख से ऊपर की है और आप म्युनिसिपैलिटी की लिमिट से 8 किलोमीटर से आगे हो तो फिर आप रूरल एरिया में हो। समझ आ गई यहाँ तक? क्या क्या कैपिटल एसेट्स के अंदर आता है, क्या क्या कैपिटल्स के अंदर नहीं आता, हमने बात की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। 2 तरह की कैपिटल एसेट्स होती हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, 2 तरह की कैपिटल एसेट्स होती हैं हमारे पास। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है, बात करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है, बात करते हैं। भाई अगर आपने कोई एसेट्स को होल्ड कर रखा है 36 मंथ्स के लिए, 36 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए, 36 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए अगर आपने किसी एसेट को होल्ड कर रखा था इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब जिस दिन आपने किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया, मान लो आपके पास कोई गाड़ी थी, आपने उस गाड़ी को 36 महीने से ज़्यादा पीरियड तक अपने पास रखा हुआ था ट्रांसफ़र करने से पहले, तो अगर 36 महीने से ज़्यादा का पीरियड है तो आपकी एसेट होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, अदरवाइज आपकी एसेट होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ये नॉर्मल है, नॉर्मल केस। अगर आपसे कैपिटल गेन के अंदर कोई पूछे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होती है और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे कि भाई किसी भी कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करने से पहले अगर आपने उस कैपिटल एसेट्स को 36 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड कर रखा था तो वो होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, अदरवाइज उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। बट अगर आपने
किसी अनलिस्टेड, अगर आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, यहां पे सिर्फ किसकी बात हो रही है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड और बिल्डिंग, या दोनों हो सकती हैं। इस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कब बोलेंगे, अगर आपने किसी कंपनी के अनलिस्टेड, मतलब यहाँ पे अनलिस्टेड की बात कर रहे हैं, अनलिस्टेड कंपनी के, अगर आपने अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को 24 महीने ट्रांसफ़र करने से पहले 24 महीने से ज़्यादा अपने पास होल्ड कर रखा था, है ना, हेल्ड कर रखा था 24 महीने से ज़्यादा, तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अदरवाइज वो क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। या फिर आपने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, लैंड, बिल्डिंग, अगर इसको ट्रांसफ़र करने से पहले 24 मंथ से ज़्यादा अपने पास हेल्ड कर रखा था, तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अदरवाइज उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म। अगर 24 मंथ से कम का पीरियड है तो फिर इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। ये केस है अगर कौन कौन सी एसेट आपके पास हैं, या तो अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं, या अनलिस्टेड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। आगे बढ़ते हैं। 12 महीने का टाइम। अब 12 महीने का टाइम कौन कौन सी एसेट के केस में आता है, बात करते हैं। अगर आपने किसी लिस्टेड, ऊपर वाला था अनलिस्टेड, अब तीसरा केस क्या है, पहला केस ये हो गया नॉर्मल केस, केस 2, और ये है केस 3। केस 3 के अंदर क्या क्या आता है, अगर आपने किसी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, उनको 12 महीने से ज़्यादा अगर हेल्ड कर रखा था बिफोर ट्रांसफ़र, उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अगर वो 12 महीने से ज़्यादा नहीं थे फिर उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। फिर उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। और तीसरा केस क्या है, और दूसरे क्या है, अगर किसी यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, अगर इसको आपने ट्रांसफ़र करने से पहले, यूनिट को आपने ट्रांसफ़र करने से पहले 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड कर रखा था, तो ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अदरवाइज अगर 12 महीने से कम पीरियड के लिए है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। तो ये कैपिटल एसेट के टाइप होते हैं, वो अलग अलग पीरियड के लिए बता रखे हैं। नॉर्मल केसेस क्या है, नॉर्मल केसेस वो है कि अगर 36 महीने से ज़्यादा का पीरियड है तो लॉन्ग टर्म, 36 महीने से कम का पीरियड है तो शॉर्ट टर्म। दूसरा केस क्या है, अगर आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के, अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है कि जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होते, उसके इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर को होल्ड कर रखा था, या फिर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड या बिल्डिंग, या दोनों को होल्ड कर रखा था, कितने पीरियड के लिए, अगर 24 महीने से ज़्यादा के लिए होल्ड कर रखा था तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अगर 24 महीने से कम का टाइम है तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड एसेट है। अगर किसी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर को होल्ड कर रखा था 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। या किसी यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या जीरो कूपन बॉन्ड की यूनिट को आपने होल्ड कर रखा था 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। यहाँ पे हमें पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, in determining the period for which capital asset is held by the assessee the following point must be noted। हम अगर भाई हम ये डिसाइड करेंगे, हम क्या सिचुएशन में कि भाई हम डिटरमाइन करते टाइम कि भाई कितने पीरियड के लिए कैपिटल एसेट्स को असेसी ने होल्ड कर रखा था, हमें कुछ पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे। पहला, इन केस ऑफ शेयर हेल्ड बाय कंपनी इन लिक्विडेशन द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑन विच द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन शैल बी एक्सक्लूडेड। भाई किसी कंपनी की, यहाँ पे कंपनी की बात कर रहा है, अगर कंपनी ने कोई शेयर होल्ड कर रखे थे, अगर असेसी कौन थी, कंपनी थी, अगर असेसी कौन थी,
कंपनी थी और कंपनी ने शेयर होल्ड कर रखे थे और कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, जो पीरियड लिक्विडेशन का होगा वो क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, वो एक्सक्लूड होगा, उसको काउंट ही नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ asset become the property of assessee under the circumstance mentioned in section 49 subsection 1 discuss later in this chapter, हम बाद में डिस्कस करेंगे। द पीरियड फॉर विच एसेट वाज हेल्ड बाय द प्रीवियस ओनर शैल बी इंक्लूडेड। तीसरा, इन केस ऑफ द शेयर ऑफ इंडियन कंपनी विच बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ असेसी इन द स्कीम ऑफ एमलगमेशन। अब इसमें कौन सा पीरियड आएगा होल्डिंग का, कि भाई अगर किसी इंडियन कंपनी के शेयर असेसी ने होल्ड कर रखे थे, है ना, और वो किसी असेसी की क्या बन गई, मतलब किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स विच बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। अमलगमेशन हुआ कंपनी का और अमलगमेशन के अकॉर्डिंगली असेसी के पास किसी इंडियन कंपनी के शेयर आए, तो उस केस में द पीरियड फॉर विच शेयर्स इन द अमलगमेटिंग कंपनी वर हेल्ड बाय द असेसी शैल बी इंक्लूडेड। मतलब मान लो दो कंपनी के बीच में अमलगमेशन हुआ, ए कंपनी बी के पास चली गई, ठीक है ना, और इसके आने की वजह से असेसी के पास ए कंपनी के शेयर आ गए, ए कंपनी के शेयर आ गए, तो मतलब जितना पीरियड ए कंपनी में वो शेयर्स थे वो इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा, वो पीरियड जो होगा इंक्लूड होगा। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा ये चीजें। चौथा पॉइंट, इन द केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर or any other security subscribed by the assessee on the basis of right to subscribe such financial assets or subscribed to by the person in whose favor assessee has renounced his right to subscribe to such financial asset, the period shall be calculated from the date of allotment of such financial assets। मतलब ये राइट इशू की बात कर रहा है, राइट इशू की बात कर रहा है कि मतलब इन केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग अ शेयर या सिक्योरिटी सब्सक्राइब बाय द असेसी ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू सब्सक्राइब सच फाइनेंशियल एसेट्स, तो जिस दिन उसने अलॉटमेंट की गई होगी उसका पीरियड, जिस दिन अलॉटमेंट हुई है सिक्योरिटी की राइट इशू के केस में हम कैलकुलेट करेंगे, वहां से पीरियड क्या होगा, कैलकुलेट होगा। पॉइंट नंबर 5, in case of capital asset being the right to subscribe any financial assets, in case of capital assets being the right to subscribe any financial assets which is renounced in favor of any other person, the period shall be calculated from the date of the offer of such right by the company in or institution हैज़ द केस में बी मेकिंग द ऑफर। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई अगर जब आप पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है किसी कैपिटल एसेट्स का क्या क्या कैलकुलेट करोगे, क्या क्या नहीं करोगे। आप एक बार इसको जर्नल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लेना, जर्नल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां से पढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ सेक्शन 115 BAC, हमने कई बार इस सेक्शन को पढ़ लिया है, बार बार। सेक्शन 115 BAC है क्या, सेक्शन 115 BAC है क्या। सेक्शन 115 BAC जो है वो कंसेशनल टैक्स रिजाइम है, न्यू टैक्स सिस्टम, न्यू टैक्स पेमेंट सिस्टम, जिसमें आप कंसेशनल रेट पे क्या कर सकते हो, टैक्स पे कर सकते हो, बट आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। हमने बार बार इसके बारे में पढ़ा है। तो कैपिटल गेन के अंदर इसका इम्पैक्ट क्या है, सेक्शन 115 BAC का कैपिटल गेन के अंदर इसका इम्पैक्ट क्या है, बात करते हैं। फाइनेंस एक्ट 2020 इंट्रोड्यूस न्यू ऑपरेशनल टैक्स सिस्टम फॉर द इंडिविजुअल एंड HUF। इंडिविजुअल और HUF के लिए क्या है, नया जो टैक्स रिजाइम सिस्टम बनाया गया है सेक्शन
115 BAC में ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 with effect from annual year 2021-22 to provide the concessional tax rate of slab rate to be applied on income tax calculated without claiming the specified deduction and exemption. हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि without claiming the specified exemption या डिडक्शन, विदाउट क्लेमिंग द स्पेसिफाई एग्जम्पशन या डिडक्शन क्या हो सकते हैं, हम इनकम टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, मतलब विदाउट कंसेशनल रेट पे इनकम टैक्स पे कर सकते हैं विदाउट क्लेमिंग द कोई भी एग्जम्पशन या डिडक्शन. सिंस फ्रॉम एनुअल ईयर 2021-22 एंड फाइनेंशियल ईयर 2020-21 there are two operative tax system. जो असेसमेंट ईयर 21-22 था और फाइनेंशियल ईयर 20-21 था, उसके लिए दो जो थे टैक्स ऑपरेशनल सिस्टम थे, टैक्स सिस्टम जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे. वंस एग्जिस्टिंग सेक्शन जो नॉर्मल था, नॉर्मल टैक्स सिस्टम, स्लैब रेट पे हम इनकम टैक्स मतलब अपने टोटल इनकम निकालेंगे, उसमें से डिडक्शन वगैरह जो भी माइनस करेंगे उस पर हम क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे. और दूसरा था सेक्शन 115 BAC. ये क्या है, ऑप्शनल टैक्स सिस्टम. ये क्या है, ऑप्शनल टैक्स सिस्टम. एंड अंडर विच मैनी डिडक्शन एंड एग्जम्पशन हैव नॉट बीन अलाउड बट लोअर स्लैब टैक्स रेट आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 115 BAC itself. Individual and HUF opting for the concessional tax regime under section 115 BAC. Deduction under chapter 6A other than the deduction section 80 CCD and section 80 JJAA not available to the individual. मतलब जो चैप्टर 6 के अंदर 6A के अंदर जो एग्जम्पशंस दे रखी है ना डिडक्शन, सिर्फ दो सेक्शंस को छोड़ के, सेक्शन CCD और सेक्शन JJAA, वो अवेलेबल नहीं होंगी एसएससी को. और जो एसएससी कौन कौन है, इंडिविजुअल और HUF को. ऑप्टिंग टू पे, अगर वो कंसेशनल टैक्स रिजाइम में क्या करता है, टैक्स पे करना चूज करता है. अंडर द न्यू टैक्स सिस्टम मैनी डिडक्शन एग्जम्पशन आर नॉट अलाउड बट अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन ऑल द एग्जम्पशन डिडक्शन आर अलाउड इवन अंडर द न्यू टैक्स सिस्टम. मतलब जो टैक्स, जो एग्जम्पशन, जो डिडक्शन नॉर्मल टैक्स सिस्टम के अंदर भी हमें मिल रही थी, नए वाले जो ये ऑप्शनल टैक्स सिस्टम है इसके अंदर भी हमें सारी की सारी कैपिटल गेन की एग्जम्पशन मिलेगी. ये क्या यहाँ पर चल रहा है. आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं ट्रांसफर की डेफिनेशन का. ट्रांसफर होता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ट्रांसफर होता क्या है. सेक्शन 2 क्लोज 47. अब इसमें ट्रांसफर ये सिर्फ बात कर रहा है किसके बारे में, कैपिटल एसेट्स के बारे में. ये कैपिटल एसेट्स के बारे में बात कर रहा है. अब ट्रांसफर किस तरह से हो सकता है, ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, रेलिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट या अदर. ट्रांसफर में क्या क्या आ सकता है, ट्रांसफर के अंदर सेल आ सकता है, एक्सचेंज आ सकता है, रेलिंग्विशमेंट आ सकता है, एक्सटिंग्विशमेंट आ सकता है, अदर्स आ सकती है, अदर्स. अब एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज बाय वन टू अनदर एंड रेसिप्रोकली टू. एक्सचेंज का मतलब एक से दूसरे को और दूसरे से पहले को एक्सचेंज करना. म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एक ने कोई दूसरी चीज दी, दूसरे ने उसके बदले में दूसरी दे दी, उसको कहते हैं एक्सचेंज करना. एक्सचेंज मीन्स बाय वन टू अनदर एंड रेसिप्रोकली टू, म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर्स, ये क्या होता है, एक्सचेंज होता है. रेलिंग्विशमेंट ऑफ एसेट्स. अब रेलिंग्विशमेंट क्या होता है, एक्सचेंज तो हमें पता चल गया,
रेलिंग्विशमेंट क्या होता है बात करते हैं। रेलिंग्विशमेंट का मीनिंग होता है रेलिंग्विशमेंट ऑफ एसेट। ओनर विड्रो हिमसेल्फ फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड अबैंडन्ड हिज राइट। ओनर क्या कर देता है, अपनी आप मतलब प्रॉपर्टी को छोड़ देता है, प्रॉपर्टी के जो भी राइट हैं उनको त्याग देता है, उसको कहते हैं रेलिंग्विशमेंट। आपके पास कोई घर था, आपने उस घर को खाली करके घर के जितने भी राइट्स थे त्याग दिए, वो हो गया रेलिंग्विशमेंट। इस केस में क्या होता है, प्रॉपर्टी तो कॉन्स्टिट्यूट होती है, प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट टू एग्जिस्ट, मतलब प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है, बट जो राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी के वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, रेलिंग्विश हो जाते हैं, रेलिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट क्या होता है, एक्सटिंग्विशमेंट मतलब ऑफ एनी राइट, नॉट टू एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एसेट्स बट द होल्डर इज राइट। रेलिंग्विशमेंट के अंदर क्या होता है, एसेट्स को त्याग देना, एसेट्स को त्याग देना, उससे रिलेटेड जो भी राइट्स हैं उनको अबैंडन कर देना, त्याग देना। बट इसके अंदर क्या होता है, एसेट्स के राइट्स जो भी हैं उनको त्याग देना, एक्सटिंग्विशमेंट, राइट्स खत्म कर देना, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स, नॉट एक्सटिंग्विशमेंट टू एसेट्स बट टू द राइट। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये क्या है, ये एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स है, ये एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट है। अदर्स हो सकता है। अब अदर्स के केस में क्या हो सकता है, गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया, कंपलसरी एक्विजिशन, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, असाइनिंग पोसेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदर किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन होकर यहाँ पर चल सकती है। वेयर एसेट इज कन्वर्टेड बाय द ओनर इनटू द स्टॉक इन ट्रेड, बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम, सच कन्वर्जन और ट्रीटमेंट। अगर किसी एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये भी किस तरह से ट्रांसफर होता है। तो ये सारे के सारे अदर्स वे होते हैं ट्रांसफर करने के। बट ये जो ट्रांसफर होता है किससे रिलेटेड होता है, ये ट्रांसफर कैपिटल एसेट से रिलेटेड होता है, ये ट्रांसफर किससे रिलेटेड होता है, कैपिटल एसेट से रिलेटेड होता है। आगे बढ़ते हैं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसको आप काट सकते हो। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ट्रांसफर। ट्रांसफर के अंदर क्या क्या नहीं आता बात कर लेते हैं। व्हाट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ट्रांसफर। Section 45(7) specifies certain transactions which will not be treated as regarded as transfer. Any distribution of capital asset on total या partial partition of HUF, अगर HUF का कोई पार्टीशन हो रहा है, जॉइंट फैमिली का पार्टीशन हो रहा है, और पार्टीशन में आप क्या कर रहे हो, बंटवारे में आप क्या कर रहे हो, कैपिटल एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उसको ट्रांसफ़र नहीं कहेंगे, नॉट ट्रांसफ़र, वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं आता। अगर आपने किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है अंडर गिफ्ट या इररेवोकेबल ट्रस्ट, वो भी किस में नहीं आता, वो भी ट्रांसफर में नहीं आता, नॉट ट्रांसफर। अगर आपने कोई कैपिटल एसेट्स को एज अ गिफ्ट या इररेवोकेबल ट्रस्ट ट्रांसफर किया है तो वो भी ट्रांसफर में नहीं आता। ट्रांसफर ऑफ एसेट फ्रॉम होल्डिंग कंपनी टू इट्स होली ओन सब्सिडरी इंडियन कंपनी एंड वाइस वर्सा। अगर किसी होल्डिंग कंपनी ने अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी में या सब्सिडरी कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी में किसी एसेट को ट्रांसफ़र किया है तो वो भी किस में नहीं आता, ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट फ्रॉम अमलगामेटिंग कंपनी टू अमलगामेटेड कंपनी। अमलगामेटिंग कंपनी क्या होती है, जो कंपनी अमलगामेट हो चुकी है किस में, दूसरी कंपनी में। तो अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र हुई है अमलगामेटिंग कंपनी से और किस में ट्रांसफ़र हुई है, अमलगामेटेड कंपनी में, इन अ स्कीम ऑफ किस में, अमलगामेशन में, हैज़ लॉन्ग एज द रिजल्टेंट कंपनी इज़ एन इंडियन कंपनी। अगर ये अमलगामेटेड कंपनी जो है ये इंडियन कंपनी है तो ये क्या नहीं है, ये ट्रांसफ़र नहीं है।
ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स फ्रॉम डीमर्ज कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी। अगर डीमर्ज्ड कंपनी से किसी नई कंपनी में जो डीमर्ज होके अलग कंपनी बनी है उसमें कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुई है और वो रिजल्टिंग कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी है, तो भी ट्रांसफर नहीं कहेंगे उसको भी। ट्रांसफर इश्यू ऑफ शेयर बाय द रिजल्टिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज कंपनी, तो ये भी क्या नहीं है, ट्रांसफर नहीं है। इट इज नॉट अ ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय द शेयर होल्डर हेल्ड इन अमलगामेटिंग कंपनी, मतलब कोई भी शेयर्स अगर शेयर होल्डर ने ट्रांसफर किए हैं जिनको हेल्ड कर रखा था अमलगामेटिंग कंपनी में इन द स्कीम ऑफ अमलगामेशन, इफ सच ट्रांसफर is made as a consideration by way of allotment of share in a amalgamated Indian company, तो इसको भी ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, इसको भी ट्रांसफर नहीं बोलेंगे। ट्रांसफर ऑफ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया बाय द नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट, भाई इंडिया से बाहर किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को किसी नॉन रेजिडेंट ने होल्ड कर रखा था और बाहर के बाहर ही उसने किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस केस को भी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। इस बात को भी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिडम्पशन ऑफ सुवरीन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय द आरबीआई, अगर आरबीआई ने कोई सुवरीन गोल्ड बॉन्ड को इशू कर रखा था, है ना, अब क्या है, उनको क्या कर लिया गया है, रिडीम कर लिया गया है, रिडीम कर लिया गया है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, उसको भी ट्रांसफ़र में कैलकुलेट नहीं करेंगे। आगे, ट्रांसफ़र ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स टू द गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, नेशनल म्यूजियम, अगर आपने किसी कैपिटल एसेट्स को गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटी को, म्यूजियम को, नेशनल आर्ट गैलरी में, है ना, या एनी वर्क फॉर आर्ट बुक, मैन्यूस्क्रिप्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रिंट, अगर आपने ये ट्रांसफ़र किया है तो ये भी क्या नहीं होगा, ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा। ये सारी की सारी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में काउंट नहीं होते जो हम पढ़ रहे हैं। दिस इज नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र, इज नॉट इंक्लूड। ट्रांसफर मेड आउटसाइड इंडिया, ट्रांसफर मेड आउटसाइड इंडिया ऑफ रुपीज डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनी, ऊपर तो हमने बात की थी गवर्नमेंट कंपनी की, अगर इंडियन कंपनी के किसी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को अगर आउटसाइड इंडिया किसी नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफ़र कर दिया, वो भी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा, वो भी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा। ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ दैट कंपनी, अगर किसी कंपनी के बॉन्ड, किसी कंपनी के डिबेंचर, किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर अगर उसी कंपनी के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए तो उसको भी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट अंडर रिवर्स मॉर्गेज, रिवर्स मॉर्गेज की बात कर रहा है। अगर रिवर्स मॉर्गेज में बात करूं, कोई कैपिटल एसेट्स आपने ट्रांसफ़र की है तो वो भी क्या है, मतलब मान लो आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, बैंक को आपने अपनी कोई बिल्डिंग थी उसको गिरवी रख दिया, आपने लोन रीपे कर दिया, बैंक ने दोबारा आपको वो कैपिटल आपकी जो थी वापस कर दी। इट इज रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज, आपकी जो चीज थी वो आपके पास वापस आ गई। इट इज नॉट ट्रांसफर, इट इज नॉट ट्रांसफर, ये ट्रांसफर नहीं है। ट्रांसफर बाय अ यूनिट होल्डर अंडर कंसोलिडेशन प्लान स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, ट्रांसफर बाय यूनिट होल्डर अंडर कंसोलिडेशन प्लान स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड। भाई अगर कोई भी स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड के अंदर आपने यूनिट होल्डर में कोई कंसोलिडेशन
प्लान के अंदर कोई यूनिट ट्रांसफ़र की है तो वो भी क्या नहीं होगा, वो भी ट्रांसफ़र में काउंट नहीं होगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र, ये डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र में काउंट नहीं होते। व्हेन टू से कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड, कब हम कहेंगे एक कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र किया गया है? मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, दोनों सिचुएशन में बात करते हैं। बात कर लेते हैं पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम कब कहेंगे कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र हो चुकी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कोई लैंड, हम लैंड की बात कर लेते हैं। लैंड के लिए हमें ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कन्वेंस डीड जो होती है उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर रजिस्टर्ड करवाया, कन्वेंस डीड इज एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड, और नोट रजिस्टर्ड कराया डॉक्यूमेंट को, स्टिल कंसीडर टू बी ट्रांसफर्ड इफ द कंडीशन अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आर सेटिस्फाई। भाई क्या है, देखो लैंड जो है, अगर आप लैंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, कैसे ट्रांसफ़र करोगे? आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी ना दूसरे के नाम पे, जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। ट्रांसफ़र डीड बनेगी, कन्वेंस डीड बनेगी, उसको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, तब जाके मानेंगे कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी जो वो लैंड है ट्रांसफ़र हो चुकी है। बट फिर भी अगर आप ट्रांसफ़र नहीं कराते तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के 53A के अंदर कुछ कंडीशंस बता रखी है, अगर वो फुलफिल हो जाती है तब भी हम मानेंगे कि ये ट्रांसफ़र हो चुका है। मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, अब मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, बात करते हैं। एट द टाइम व्हेन प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड, इसमें पोजेशन की बात आती है। आपके पास कार थी, कार का पोजेशन आपके पास था, अगर आप किसी को ट्रांसफ़र कर देते हो, आप सेल कर देते हो और आपने उस गाड़ी को उस पर्सन को दे दिया, आपने पोजेशन अपना गाड़ी का उस पर्सन को दे दिया, तो हम मानेंगे ये ट्रांसफ़र हो चुकी है। इसमें पोजेशन ट्रांसफ़र होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड हैज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट टू दी सेल, तो उसको क्या बोलेंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ट्रांसफ़र बोलेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ट्रांसफ़र बोलेंगे। अब जो क्या है, कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 48 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई ये कैपिटल गेन को कैसे कंप्यूट किया जाता है? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट किया जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट किया जाता है, बात करते हैं। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर मान लो आपने कोई बिल्डिंग थी, आप कोई कार थी, मान लो कार थी, कार आपने ट्रांसफ़र कर दी, तो पहले तो सेल कंसिडरेशन, जितने रुपए की आपने ट्रांसफ़र करी, सेल कंसिडरेशन देखेंगे, लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र। मतलब ट्रांसफ़र करते टाइम कोई खर्चा हुआ होगा, आपने कुछ खर्चा किया गाड़ी को ट्रांसफ़र करते टाइम, तो वो भी माइनस कर देंगे। पहले तो जो भी सेल कंसिडरेशन आएगा, मान लो आपने गाड़ी ट्रांसफ़र की 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए की ट्रांसफ़र होएगा। मान लो आपने कोई एक्सपेंसेस किया, गाड़ी की कुछ मुरम्मत कराई या कुछ भी कराया है ना, कुछ टूटी हुई थी गाड़ी, उसको ठीक करवा के ट्रांसफ़र किया, तो जो वो खर्चा लगा, मान लो 1 लाख रुपए का खर्चा आ गया, तो उस पर जो एक्सपेंसेस लगा वो माइनस कर देंगे। तो जो भी कंसिडरेशन आएगा उसको बोलेंगे नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन। अब नेट सेल कंसिडरेशन में से माइनस करेंगे आपने कितने की गाड़ी खरीदी थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, आपने सर्विस, मतलब गाड़ी की आप टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहते थे, आपने गाड़ी की मेंटेनेंस के चार्जेस क्या थे वो देखोगे आप, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और उसके बाद इस नेट सेल कंसिडरेशन में से माइनस कर दोगे क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट।
अगर आपका नेट सेल कंसिडरेशन ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट से, तो आपको क्या कहेंगे कि आपके पास क्या हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब आप डिसाइड करोगे कि कौन सी चीज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कैसे पता चलेगा? हमने ऊपर पढ़ा 36 मंथ, 24 मंथ, 12 मंथ, उनके बेसिस पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये तो बात हो गई। और उसमें से माइनस कर दोगे आप एग्जम्पशन। एग्जम्पशन कौन कौन से सेक्शन की? 54B की, 54D की, 54G की और 54GA की। ये क्या है? लॉन्ग टर्म। फिर आपको जब ये माइनस करोगे, या तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने का या लॉस निकालने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स पर कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं लॉन्ग टर्म पर? वही पहले सेल कंसिडरेशन जो होगा उसमें से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर पर एक्सपेंसेस क्या क्या हुए, नेट सेल कंसिडरेशन। बट यहां पर एक डिफरेंस है। यहां पर हम लेते थे, आपने देखा होगा, हमने यहां पे लिया है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बट यहां पे आप लोगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब ये होता क्या है? इंडेक्स हमें दे रखे होते हैं, आपके क्वेश्चन के अंदर आएंगे, इंडेक्स आपके क्वेश्चन के अंदर ही आएंगे, वो बात करेंगे हम होते क्या हैं इंडेक्स। आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालनी पड़ेगी। अब निकालते कैसे हैं हम आगे बात करेंगे। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। शॉर्ट टर्म के केस में आप नॉर्मली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नॉर्मल ले लोगे, बट लॉन्ग टर्म के केस में आपको इंडेक्स निकालना पड़ेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद माइनस करोगे इसको किसमें से? नेट सेल कंसिडरेशन में से। माइनस करने के पास आपके पास आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उसमें से आपको एग्जम्पशंस माइनस करनी पड़ेगी। एग्जम्पशन कौन कौन सी? सेक्शन 54 की, सेक्शन 54B की, 54D की, 54EC की, 54EE, 54F। जब हम लास्ट में एग्जम्पशन पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हम सारी ये सेक्शन 54 में क्या क्या एग्जम्पशन है सारा डिस्कस करेंगे, सारा टोटली सब कुछ डिस्कस करेंगे। और इसके बाद या तो फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। ये बात आ गई है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? जो हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, इसका मीनिंग क्या है? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर का मीनिंग, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर का मीनिंग क्या है? It means expenditure incurred wholly or exclusively in connection with the transfer. It is also referred to expenses incurred which is necessary to effective the transfer. एग्जाम्पल, अगर आपने ट्रांसफ़र करते टाइम मतलब किसी एजेंट को हायर किया गया था, मान लो आपको अपना कोई घर बिकवाना था और आपने किसी प्रॉपर्टी डीलर को बोल दिया कि यार हमारे लिए कोई अच्छा सा घर बिकवाना है, हमें कोई बायर लेके आओ, और उसके बदले में आपने उसको कमीशन या ब्रोकरेज पे कर दी, तो वो तो खर्चा हुआ ना ट्रांसफ़र करने पर। तो अगर आप कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन, है ना, अगर आप कोई ब्रोकरेज कमीशन पे करते हो तो ये सारे के सारे खर्चे किसके रिगार्डिंग होते हैं? ट्रांसफ़र पर जो आप ट्रांसफ़र को इफेक्ट करने पर जो आप खर्चे करते हो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं ट्रांसफ़र पे, और ये हमेशा सेल कंसिडरेशन में से माइनस होते हैं। these are will be deducted under the सेल कंसिडरेशन में से माइनस होंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है भाई? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में होता है कि आपने जो खर्चा किया था किसी एसेट को परचेज करते टाइम,
आपने कोई खर्चा किया था किसी एसेट को परचेज करते टाइम। अब क्या क्या खर्चा हो सकता है इसके अंदर, कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन द बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन द बोरोड कैपिटल फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, expenses on amendment of AOA or part of shares, litigation expenses on registration of share, advocate fees, brokerage in relation to acquisition of property, ये सारे क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है। ये सारे क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है। पॉइंट टू बी कंसीडर, कॉस्ट ऑफ स्टेट ड्यूटी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी शैल नॉट बी कंसीडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर आप किसी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे कोई स्टेट ड्यूटी पे कर रहे हो, है ना, तो वो क्या है, वो किसी तरह से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में काउंट नहीं होता। दिस आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कॉस्ट ऑफ, कौन सी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ स्टेट ड्यूटी फॉर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, उस पे क्या नहीं होता, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वो काउंट नहीं होता, वो नहीं होता काउंट। आगे बढ़ते हैं। वेयर एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड, वेयर एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड इट वाज एग्रीकल्चर एंड लेटर on it being for sold other converting into non-agriculture land, then cost of acquisition of agriculture land shall be considered cost of acquisition। मान लो आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड थी और आपने इसको किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज कर लिया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगी, एग्रीकल्चर लैंड की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, उसी को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड करेंगे, उसी को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड करेंगे। इन केस ऑफ वेवर ऑफ लोन बाय एसोसिएट कंपनी, द अमाउंट ऑफ वेवर लोन शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वेवर अमाउंट जो भी होगा, लोन आपने वेव करवा लिया एसोसिएट कंपनी ने, तो जो भी वेवर का अमाउंट होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से वो माइनस होगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, cost of improvement means expenditure income to increase the product quality of the asset. It include expenditure of capital nature incurred in making any addition or alteration to the capital asset। मतलब आप कैपिटल एसेट्स को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए उस पर कोई इम्प्रूवमेंट के खर्चे करते हो, आपने घर को अच्छे से रेनोवेट कर दिया, ये सारे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होती है। जितनी भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, अगर वो 1 अप्रैल 2001 से पहले हुई है, उनको इग्नोर करोगे आप। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले आपने जितनी भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की थी, उन सबको आप इग्नोर करोगे, वो ऐड ही नहीं होंगी। एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर बाय प्रीवियस ओनर शैल बी कंसीडर्ड एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इफ एसेट एक्वायर्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2001। भाई क्या है, अगर आपने किसी भी कैपिटल एसेट को एक्वायर किया है, अगर आपने किसी भी एसेट को एक्वायर किया है 1 अप्रैल 2001 के बाद और प्रीवियस ओनर ने कोई भी कॉस्ट, मतलब उसकी जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट थी वो प्रीवियस ओनर ने की थी, तो वो भी ऐड होके यहाँ पर चलेगी, वो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के अंदर ऐड होके यहाँ पर चलेगी। Capital assets such as goodwill of business profession, right to manufacture product or process any article, thing or right to carry on business profession, ये सारे का सारा क्या होगा, ये नील होगा। गुडविल से रिलेटेड राइट टू मैन्युफैक्चर, कोई भी ऐसा किसी तरह का राइट है, उसकी वैल्यू जो उस पर जो कैपिटल एसेट्स की वैल्यू होगी वो नील होगी, ये नील होगी। तो हमारा यहाँ तक इस, आपको अगर समझ आया है, आप यहाँ तक पढ़ना अच्छे से, यहाँ तक होपफुली आपको समझ आया होगा। और दूसरी वीडियो में हम फटाफट इसको भेजेंगे आपको रिकॉर्ड करके और अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता क्या है।
तो इसको फटाफट हम अगली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2-3 क्लास के अंदर कैपिटल एसेट्स को कंप्लीट कर देंगे। 2-3 क्लासेस के अंदर इसको कंप्लीट करके और फटाफट आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, कैपिटल गेन का चैप्टर। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो इसको पढ़ना अच्छे से तो मुझे पूछना, और हम ऐसे ही फटाफट इसको कंप्लीट करके रहे। हमारा टारगेट है कि भाई जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करें हम उतना ही कवर करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम फटाफट फटाफट कवर करते जाएंगे इसको। तो इसको पढ़ना, देखना, और जो भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।